हेलो फ्रेंड्स। मैंने एक शॉर्ट बनाया है सीबी के बारे में, लेकिन मुझे डिटेल में बात करनी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सीबी का ये मानना है कि 98% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा खोते हैं। ये बात सही है, लेकिन क्यों खोते हैं, इसके कारण जो सीबी बता रही है उन कारणों से मैं एग्री नहीं करता हूँ पूरी तरह से। तो कुछ हद तक वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो कारण ठीक नहीं है। सेबी का ये मानना है कि एफ एंड ओ ट्रेड्स में रिटेल इन्वेस्टर लालच की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पैसा खोता है। ये बात ठीक है कि रिटेल इन्वेस्टर एफ एंड ओ ट्रेड्स में पैसा खोते हैं, लेकिन एफ एंड ओ ट्रेड्स में वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पैसा नहीं खोते हैं। सेबी को इसके अंदर और तहकीकात करने की ज़रूरत है। मैं खुद पिछले 25-30 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ, तो ये कारण ठीक नहीं है। कल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एफ एंड ओ ट्रेड्स पे और स्टॉक मार्केट पे के दूसरे तरह के ट्रेड्स पे टैक्स बढ़ाए, ताकि एफ एंड ओ ट्रेड्स को कम किया जा सके और रिटेल इन्वेस्टर्स के लॉसेस को कम किया जा सके। मुझे नहीं लगता कि थोड़े से टैक्स बढ़ा देने से या टैक्स बढ़ा देने से वॉल्यूम में कोई कमी आने वाली है। स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यूसली बढ़ने वाला है। जैसे जैसे नए डीमैट्स अकाउंट खुलेंगे, जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स और ऐड होंगे, ट्रेडर्स ऐड होंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर या एफ एंड ओ में जो आदमी पैसा लगा रहा है, पैसा कमा रहा है या तोड़ भी रहा है, वो टैक्स की परवाह नहीं करता है। उसको चलता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने 100 की जगह तो 102 रुपये कमाए तो मैं 2 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स दे दूँगा। जो ज़्यादातर पैसा रिटेल इन्वेस्टर का टूटता है, उसका सबसे बड़े जो कारण मुझे नज़र आते हैं, उसमें जो मीडिया कई बार कई तरीके से कई चीज़ों का हाइप बना देता है, कोई न्यूज़ चला देता है बिना किसी खास प्रॉपर उनको कंफर्मेशन के, एक अफवाह के ऊपर या जो उनका मानना है उसके ऊपर न्यूज़ चला देते हैं, फिर वो न्यूज़ नहीं होती है, स्टॉक मार्केट में पैसा टूट जाता है। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो मैं आपको 3 जून 2024 याद दिलाना चाहता हूँ। इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए थे उसके एक दिन पहले की बात है। मीडिया ने सब जगह पे ये बता दिया था कि एनडीए की सरकार को 400 प्लस सीटें मिल रही है और बहुत ही मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार वापस पावर में आ रही है। तो स्टॉक मार्केट बहुत ही सेंसिटिव मार्केट है, उसे बहुत जल्दी वो ओवर रिएक्ट करता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर भी ओवर एक्साइटेड हो जाता है। अब आप ये बोलेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है और ओवर एक्साइटेड है इसलिए उसने पैसा तोड़ा। नहीं, उसने इसलिए पैसा नहीं तोड़ा। मीडिया ने हाइप बनाया था कि एनडीए की सरकार 400 प्लस सीटों से आ रही है, और 3 तारीख को मार्केट को बहुत बुरी तरह से उन्होंने ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर लेके गए थे। बुरा नेगेटिव वर्ड है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर लेके गए थे। निफ्टी और दूसरे स्टॉक से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और सबको ये लगा कि 4 तारीख को तो एनडीए की गवर्नमेंट आ जाएगी। मैं उस समय यूट्यूब चैनल पर नहीं था, अगर मैं होता तो ज़रूर इस पर मैं वीडियो बनाता, लेकिन मैं व्हाट्सअप, मेरा एक ग्रुप है, उसके अंदर मैंने सबको ये मैसेज किया था कि 4 तारीख को मार्केट क्रैश होगा, ये भी हो सकता है कि नीचे की सर्किट लग जाए। तो नीचे की सर्किट पहले 5% हुआ करती थी निफ्टी में, लेकिन अब वो सर्किट 10% हो गई है। तो करीब करीब सर्किट के आसपास मार्केट आया था और वहाँ से वो बाउंस किया था। तो ना तो किसी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इतना नीचे गिर जाएगा, ना ही किसी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इतना नीचे गिरने के बाद में बाउंस करेगा। मैं अपने जानने वालों से बात कर रहा था, जब मार्केट गिर गया था तब मेरे पास किसी का फ़ोन आया था, तब मैंने ये बोला था जैसे ही थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है, रिजल्ट 12:30-1 बजते हैं, इसके बाद में मार्केट यहाँ से वापस बाउंस कर जाना चाहिए, और वापस मार्केट वहाँ से 700-800 पॉइंट निफ्टी बाउंस किया है। तो ज़्यादातर जो नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है
और इस पे हमारी सरकार को एक्चुअली एक कमेटी बिठानी चाहिए या चेक करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। वो मीडिया हाइप की वजह से होता है। मीडिया कई बार बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के कोई भी न्यूज़ चला देता है और बाद में वो न्यूज़ ठीक नहीं जाती है और मार्केट उसमें क्रैश हो जाता है। उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो रिटेल इन्वेस्टर का होता है, जो एफ&ओ ट्रेड्स करते हैं उसकी वजह से ये नुकसान होता है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है समय समय पर ब्रोकिंग हाउसेज, चाहे वो इंडियन ब्रोकिंग हाउसेज हो चाहे वो फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज है, वो अपनी कोई भी कंपनी के ऊपर अचानक से कोई भी रिपोर्ट निकाल देते हैं और कोई शेयर अगर चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट निकाल दे तो अगले दिन वो शेयर गिर जाता है, और कोई शेयर गिर रहा है उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट निकाल देते हैं तो शेयर चल जाता है। तो ये जो ब्रोकिंग हाउसेज जो अनटाइमली अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाल देते हैं उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इनकी जो रिसर्च रिपोर्ट है इन पे लगाम लगाना चाहिए। इनको जरूर एक चेक रखना चाहिए कि इनको जो रिपोर्ट निकाली है उस रिपोर्ट में कोई तथ्य भी है या इनके अंदर कोई इनका मैल इंटेंशन है। बेचारा रिटेल इन्वेस्टर को पता भी नहीं होता, वो 3:30 बजे जाता है, एक पोजीशन लेके चला जाता है और जाके घर पे सो जाता है। सुबह उठ के 9:15 बजे पहले देखते हैं कि किसी ब्रोकिंग हाउस ने अपना एक कोई रिपोर्ट निकाल दिया, उस पर नेगेटिव रिपोर्ट निकाल दिया और वो स्टॉक क्रैश हो जाता है और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा टूट जाता है। बेचारा रिटेल इन्वेस्टर एक पपेट हो गया है ये मीडिया हाउसेस का, ये रिसर्च ब्रोकिंग हाउसेस का। वो उनके रहमो करम पे है कि पता नहीं कब क्या ये लोग न्यूज़ दे दे और कब क्या हो जाए। तो और प्रॉफिट में आदमी जल्दी प्रॉफिट बुक करता है, कोई भी इन्वेस्टर होता है, और लॉस में लंबा खड़ा रहता है तो फाइनली उसको लॉस होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सेबी को ये चेक करना चाहिए कि मीडिया में जिस तरह की न्यूज़ चलाई जाती है उस पर थोड़ा सा रैशनैलिटी हो, थोड़ा सा चेक हो। रिपोर्ट्स पे, रिसर्च रिपोर्ट्स पे भी चेक होना बहुत ज़रूरी है। और एक तरफ सेबी ये बोलती है कि हम अनरजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है उस पर रोक लगाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है या एक्सपर्ट्स है जो टीवी पे इतने सारे आते हैं, हर चैनल पे भर भर के लोग आते हैं जिनको सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता वो क्यों एक्सपर्ट है, किस लिए एक्सपर्ट्स है। और शायद होंगे, हो भी सकता है एक्सपर्ट्स भी हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, कोई भी भगवान नहीं होता है। किसी की भी राय या ओपिनियन गलत जा सकती है, किसी की भी सही जा सकती है। ये अपनी उसकी इंटेलिजेंस, उसकी मार्केट स्टडी, उसके जो एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई एक टीवी पे आ रहा है, एक्सपर्ट आ रहा है, रजिस्टर्ड है, उसने कोई बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं जो उसने बोल दिया वो हो जाता है, तो वो नहीं होता है। तो इसलिए इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और ये व्यूअर्स पे छोड़ देना चाहिए कि उसको किसकी सलाह माननी है, किसकी सलाह नहीं माननी है। क्योंकि व्यूअर को ज़्यादा पता होता है कि ये जो इंसान मुझे सलाह दे रहा है मुझे इसकी सलाह माननी है, इसकी ठीक है, इसकी ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कल ये डिसीजन लिया गया टैक्स बढ़ाने का, एफ&ओ ट्रेड को कर्ब करके रिटेल इन्वेस्टर को लॉस से बचाने का, ये नहीं सक्सेस होगा। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। वो 98% का फिगर 98% ही रहने वाला, 98 का 96 नहीं होगा। अगर 98 का 96 करना है या 90 करना है कि 90% लोग 2% लोग ही पैसा कमाते हैं, अगर उसको आपको 10% करना है तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये मीडिया हाइप, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उस पर थोड़ा सा बैन लगाना चाहिए या उसके ऊपर चेक होना चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट्स पर चेक होना चाहिए। तो ही मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को होने वाले लॉसेस से बचाया जा सकता है। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। अगर मेरी किसी बात से सहमत नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इसमें इम्प्रूव किया जाना चाहिए, और ये बात ज़रूर गवर्नमेंट एजेंसीज तक पहुंचनी चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को इस तरीके से वायरल कीजिए कि सरकार तक ये बात पहुंचे और वो इस पर कुछ डिसीजन ले और रिटेल इन्वेस्टर्स को होने वाले लॉसेस से बचाया जा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।